आज का ये संवाद किसी ज्ञान की किताब से नहीं बल्कि उस मौन से जहाँ उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। यहाँ सवाल शब्दों से नहीं पूछे जाते और उत्तर तर्क से नहीं दिए जाते। एक बार फिर से आप सभी का इस आध्यात्म की यात्रा में स्वागत है। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। इस विशेष पॉडकास्ट में महाराज जी आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको जो आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त है उनकी सीमाएं क्या हैं, किस तरह से आपने प्राप्त की और इसके लिए क्या साधनाएं की हैं आपने। ये जो शक्तियाँ जिनको आप कह रहे हैं, ये एक प्रभु की जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो परब्रह्म परमात्मा की, वो केवल एक जन्म का नहीं, अन्य प्रारब्ध भी हमारे पूर्व जन्मों का जुड़ा हुआ है। और केवल मेरा भी नहीं बल्कि हमारे सद्गुरुदेव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। ये जो शक्ति की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम वर्तमान, भूत और भविष्य की गणनाओं को या किसी चीज़ को हम बता पाते हैं, तो इसमें लगातार जो साधना मेरी चलती रही है शुरुआत से, क्योंकि बचपन से ही अध्यात्म के मार्ग पर मुझे चलाया गया है और फिर मैं खुद चलने लगा। क्योंकि देखो, बालपन में व्यक्ति स्वयं तो नहीं चलता, उसके लिए निश्चित ही घर में कोई धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए या गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। और वो मुझे परवेश और वो संस्कार मिले कि बचपन से ही मुझे अध्यात्म के मार्ग पे चलाया गया और फिर वो उसकी प्रेरणा हो गई ऊपर वाले की कि मैं उस मार्ग पर चलते चलते और फिर मैं अध्यात्म मार्ग में आ गया, जिसमें योग के माध्यम से भक्ति का माध्यम भी इसमें सम्मिलित है। क्योंकि शुरुआत तो मैंने भक्ति ही से की, जो सनातन के द्वारा, हमारे महर्षि पुण्यात्माओं के द्वारा और जो संस्कार मुझे मिले उसके माध्यम से आगे बढ़ा। और योग की शक्ति से अभूतपूर्व जीवन में बदलाव भी आए। पर यह शक्ति मुझे मिली कहाँ से, जो मैंने भूत भविष्य बताना प्रारंभ किया। एक स्थान है, वो बाबा भूतनाथ का था। और वो बाबा बहुत पहले, यानी कि यहाँ थे, पर शारीरिक तौर पर उनका जो नश्वर शरीर था वो अपना छोड़ चुके थे, पर उनकी आत्मस्वरूप शक्ति विराजमान थी। वो किसी ऐसे अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के तलाश में थी वो शक्ति। तो ऐसा लगता है जैसे उसने विधि के विधान के द्वारा हमें बुला लिया। और मैं जैसे उस स्थान पर पहुंचा तो शक्ति ने अपने आप मेरे ऊपर संपर्क, मैंने नहीं किया, उसने ही अपने ऊपर, मैं तो केवल वहां पहुंचा और वो शक्ति अपने आप मेरे ऊपर सवार हो गई। और मुझे 3 दिन तक ये होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में हूँ। जबकि जब मैं भक्ति करता था उस समय अनेकानेक श्री बालाजी का, देवी जी का जो टाइम टेबल है, मैंने ब्रॉडकास्ट में बोला भी है, टाइम टेबल भी हुआ देवी काली के मंदिर में, और हनुमान जी का भी अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। परंतु भूत भविष्य जो मैंने बताया, वो बाबा भूतनाथ, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे इंतजार में हूँ। और उन्होंने स्वप्न दिया कि अब मैं विदा लेता हूँ, अब ये आपको ये शक्ति जो मेरी साधना की शक्ति थी, जो मैंने संचित की थी, अब मैं वो आपको देके जा रहा हूँ। और वो दे करके वहाँ से विदा हो गए। उस स्थान पर काफ़ी समय पर मेरे दरबार भी चला, मैंने लोगों को बताया, परंतु जैसा वो मुझे आदेश देते हैं वो मैं वैसा करता हूँ। आज भी वो आपसे बातें करते हैं? हाँ, आज भी मुझसे वो बातें करते हैं। उनकी जो न्यू मेरी तैयार थी, पर जो आगे भूत भविष्य को बताने का है, उनकी शक्ति का भी लाभ मुझे मिला। पर उसमें मैं जानता हूँ कि मेरी तपस्या और साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भूतनाथ महाराज जो भी हैं, ये कोई संत थे या क्या कोई शक्ति थी, किस तरह की शक्ति थी? ये संत थे और बहुत उन्होंने तपस्या की, परंतु जो उन्होंने शक्ति अपनी अर्जन की थी, साधना की, वो कुछ शक्ति मुझे वहाँ से जरूर मिली है। उन्होंने आपको चुना इसके लिए? हाँ, वो चुना। तो इन शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? आप इनसे क्या क्या बता सकते हैं? देखो, इन शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हैं और कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो सामान्य मनुष्य हट कर के हैं। वर्तमान प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोग जान सकते हैं और पूछते हैं, और मैं बता देता हूं। और उससे केवल पूछते नहीं है, बल्कि चाहे स्वास्थ्य हो या व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, कई लोग इससे लाभ भी उठा चुके हैं। कई राजनेता भी लाभ उठा सकते हैं। मतलब ज़्यादातर उन्होंने जो स्वप्न में मुझे आकर के बोला था या वो सिद्ध हुए थे मुझे, तो उन्होंने ये कहा था, ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, आपको जन कल्याण के लिए करना है। और भले ही व्यवस्थाओं के रूप में
वो व्यक्ति खुद कुछ ना कुछ करें, परंतु ज़्यादातर मेरा विचार रहता है कि जन कल्याण हो इससे। जन कल्याण की भावना से अगर हम इस शक्ति का उपयोग करें तो व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठ के हमको प्रदेश और देश के बारे में सोचना चाहिए। तो हम सबसे पहला प्रश्न आपसे हम प्रदेश के ऊपर ही रखना चाहेंगे जी कि प्रदेश को लेके आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या भविष्य दिख रहा है इन शक्तियों के द्वारा, आप हमें बता सकते हैं? किस प्रदेश के बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में मध्य प्रदेश के बारे में पहले जी। से। चलिए मैं उस शक्ति से संपर्क करके और आपको मैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो इस समय प्रशासन को संभाल रहे हैं व्यक्ति, इसमें अभूतपूर्व बदलाव होने वाला है। बड़े फेरबदल की संभावना है ही नहीं, वो होनी ही है। संभावना नहीं, बड़े फेरबदल होना है और समय अब आता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो व्यक्ति शासन सत्ता में हैं वो बदलते देखे। तो इसमें सत्ता फेरबदल का भी दिख रहा है क्या? सत्ता फेरबदल का नहीं देखा, बल्कि इसमें जो व्यक्ति वर्तमान में हैं वो बदलेंगे और उसी पार्टी में से नए व्यक्ति आएंगे। तो सत्ता नहीं बदली, सिर्फ लोग सत्ता के लोगों को परिवर्तित किया जाएगा जैसे का। वो अभी का परिवर्तन मैंने वर्तमान का देखा है और आगे का भी मैं बता सकता हूँ, परंतु अभी वर्तमान का मैंने जो परिवर्तन देखा वो ये देखा कि बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ 2-4 लोग ही बदलना है, काफ़ी बड़े स्तर पे बदलाव की। जी जी। देश पे किसी भी प्रकार का कोई खतरा महसूस हो रहा है, चाहे वो अमेरिका से हो या पाकिस्तान से हो या फिर हमारे आंतरिक रूप में जेनजी से, कोई ऐसा खतरा आपको आपकी शक्ति के द्वारा दिखाई दे रहा है? जी चलिए बताता हूँ। देखिए, आपने देश की बात की, अमेरिका या पाकिस्तान या अन्य देशों की बात करी कि जिनसे खतरा है। खतरा हमें बहुत बड़ा मुझे दिखा, वो है साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से, क्योंकि साइबर असुरक्षा भारत पर बहुत बड़ा साइबर अटैक होगा 2029 और 27 के मध्य। उससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत टूट जाएगी, क्योंकि इसमें जिन देशों के नाम लिए उसमें से कुछ अन्य देश भी हैं जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं और कुछ गुप्त शत्रु राष्ट्र भी हैं हमारे, जिनमें साइबर अटैक की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और साइबर अटैक होगा और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीका से डगमगा जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा एक प्रेडिक्शन के रूप में आपने दिया जो दिया। तो इसके लिए कोई उपाय जिससे इसको टाला जा सके या इससे बचा जा सके? जी, इसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि जमीनी स्तर पर अपने लोगों को तैयार करें और इसकी शिक्षा प्रदान करें। साइबर सिक्योरिटी की जो सुरक्षा है वो सुदृढ़ बनाएं और इस पर जमीनी स्तर पर काम करना होगा लोगों को अवेयर करना, प्रशासन को, यानी कि लोगों की भर्ती निकालनी होगी जमीनी स्तर पर। यहाँ बुद्धिजीवी, यानी कि हमारे भारत में बुद्धिजीवी बच्चे हैं, लोग हैं, पर प्रशासन जिस दिशा में काम करना चाहिए उतनी स्तर पर, उतनी दिशा पर साइबर सिक्योरिटी, जो साइबर सुरक्षा है, उसके माध्यम से काम नहीं कर पा रहे हैं। उससे केवल भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, जनमानस, जो छोटे छोटे अपने जनमानस के लोग हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग अपने पूरी जीवन की पूंजी कहीं बैंकों के माध्यम से, कहीं ना कहीं से, आज पूरा सोशल का ज़माना है, पूरा सब कुछ हर चीज टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और टेक्नोलॉजी अगर हायर किया, कंप्यूटर का ज़माना है, तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इस समय चाहिए कि ये उपाय करें, तो जमीनी स्तर पर भर्ती करें
उस पर काम बहुत धीमा हो रहा है। अभी आपकी आध्यात्मिक शक्ति आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या देखती है, जबकि हम अभी चाइना और अमेरिका जैसे देशों पे कई चीज़ों के लिए डिपेंड हैं, तो ऐसे में आपकी आध्यात्मिक शक्ति क्या बोलती है? चलिए बताता हूं। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी भारत के आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं और उस पर कार्य कर भी रहे हैं, परंतु कोई भी देश या राष्ट्र बारूद बनाने से आत्मनिर्भर नहीं बनता, क्योंकि कुछ लड़ाइयां बुद्धिजीवी ही जीत पाते हैं। आप देख रहे हैं कि गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, सारा ये पूरा विदेश से संचालित है। हमारे देश में क्या है, इस दिशा में हम क्या कार्य कर रहे हैं? टेक्निकल जो हमारा विकास है वो उतने स्तर से नहीं हो पा रहा है जिस स्तर से चाइना, अमेरिका, जापान आदि देश, चाहे वो ब्रिटेन हो और चाहे रशिया हो, जिस स्तर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, उतना टेक्निकल क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। बारूद बनाने से क्या होगा? टेक्निकल बारूद चलाने की टेक्नोलॉजी तो चाहिए हमारे पास, और हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अगर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि गूगल भी दूसरे देश से, माइक्रोसॉफ्ट भी, फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, और हम दूसरों को पैसा दे रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था खुद हो रही है। तो हमारे लोग जाकर के विदेशों में नौकरी करने के लिए भारत की जो ऊर्जा है वो विदेश में जा रही है, विदेश में उपयोग हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि दिशा में कुछ सोचें और कार्य करें। कार्य कर भी रहे, मैं ये नहीं कहना कि कार्य नहीं कर रहे, परंतु जिस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं ऐसे में तो हम कभी इतने सुदृढ़ नहीं बन पाएंगे जिस दिशा में कार्य करना चाहिए हमें, क्योंकि बोलने से नहीं, दिखना भी चाहिए। मतलब मोदी जी को जो है टेक्नोलॉजी पे और ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर उन्हें और इस कार्य को तेजी लाना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारी समृद्ध होगी तो देश भी समृद्ध जी बिल्कुल होगा। अगला जो मेरा प्रश्न है वो है हमारी प्राकृतिक आपदाओं को लेके। इसके कई प्रेडिक्शन हमको पॉडकास्टों में देखने को मिलते हैं, तो ऐसा ही कोई प्रेडिक्शन आप देख के बता सकते हैं कि कोई आपदा आने वाली है, ऐसा कोई संकेत आपको दिख रहा है? चलिए मैं देखता हूँ, अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 3 राज्यों में अभी कुछ समय बाद आंधी तूफान या ओलावृष्टि और जल आदि से 3 राज्यों में काफी किसानों का नुकसान हो सकता है, और इसमें चाहिए कि जो हमारा अध्यात्म है और उसकी एनर्जी का उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे कम से कम हमारा नुकसान हो। क्योंकि इस समय उपज तो अच्छी होगी भूमि पर, किसानों का, चूंकि देश के अंदर किसान और सीमा पर जवान, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। तो हमारा जो 3 राज्य है वो इसमें काफ़ी नुकसान होने के संकेत हैं। दूसरी बात, कुछ समय बाद चल करके रेलवे में कुछ खतरा होने वाला है, तो रेलवे के माध्यम से, तो ये भी आपके संकेत में आपको? हाँ, मेरे संकेत में आया है। तो ये 2 खतरे मुझे संकेत में आए हैं, और इस दिशा में रेलवे जो विभाग है हमारा, उसमें भी उन्हें बहुत टेक्नोलॉजी अलर्ट रहना पड़ेगा, कोई हादसा ना हो। और ये प्राकृतिक आपदा के जो संकेत मिले 3 राज्यों में, तो इसमें अध्यात्म का अगर सहारा लेंगे तो कम से कम नुकसान होगा और कम से कम ये आपदा होगी। इसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन टाला तो नहीं जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में बारिश को नहीं रोका जा सकता, पर छतरी से अपने भीगने को रोका जा सकता है। तो ये है कि चूँकि राष्ट्र ने ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये प्राकृतिक आपदा की हैं, और आतंकी जो हमले हैं वो बढ़ेंगे। आतंकी हमले 2026 में बढ़ने के संकेत हैं। ये 3 संकेत हैं। प्राकृतिक आपदा से थोड़ा सा ज़मीनी स्तर पर नुकसान होगा किसानों का, और आतंकी हमले से देश में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, और रेलवे आपदा आ सकती है। ये कितने सालों की? ये मैंने अभी 2026 का अभी प्रेडिक्शन दिया, वर्तमान का, और कुछ समय बाद। ये 2-3 साल थोड़ा अलर्ट रहने वाला समय है। नहीं, खास करके 2026 का मैं बताया, इससे ज़्यादा नहीं मैं बता रहा।
अभी कोई राजनीतिक हलचल में अगर देखा जाए तो किसी राजनेता को कोई हानि आपको दिख रही है आपके अध्यात्म में? हो सकती है ऐसा कोई प्रेडिक्शन? ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एक शीर्ष नेता ये हानि के संकेत हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय श्री योगी जी और केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की राजनीतिक छवि बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाएगी। और इनको भारत सरकार को इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनके आतंक के हमले की भी साजिश रची जा रही है लोगों के प्रति। और ये लोग भारत के नेतृत्व के लिए भी उत्तम दिखे हैं और इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जबकि योगी जी तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनके ऊपर एक खतरे का आभास आपको? खतरे का आभास हुआ है और माननीय योगी जी को चाहिए कि उनकी सुरक्षा पूरी अलर्ट रखा जाए। फिर भी उनके ही लोग उनकी राजनीतिक छवि बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो मुझे दिखा है। और माननीय शिवराज जी की तो ये तो थोड़ा सतर्क रहें दोनों नेता कि इनके ही लोग इनकी राजनीतिक छवि बिगाड़ेंगे और इनके ऊपर हमले की भी साजिश रच रहे हैं, जो नाकाम होगी। अभी आपने कांग्रेस का जिक्र किया कि इसके भी किसी शीर्ष नेता को खतरा है। हाँ, खतरा है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा चाहता। तो अभी आपकी जो एनर्जी है जिससे लोग लाभान्वित होते हैं, जो भी परेशानियाँ होती हैं उनको, चाहे वो स्वास्थ्य की हो चाहे वो आर्थिक हो, वो सब आप सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे कोई नाम आप बताएंगे जिनको एक लाभ मिला हो की एनर्जी? जी हाँ, लाभ मिला है। जैसे मध्य प्रदेश भोपाल से सुधीर जी थे, तो उनकी क्या था कि डायलिसिस पे चल रहे थे। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी, डायलिसिस हो रहा था। अब डॉक्टर तो मना कर रहे थे कि जब तक चल जाए, ये तो भगवान भरोसे है। उन्होंने संपर्क किया और ये चमत्कार है बाबा का और बालाजी और दुर्गा माँ का, काली माता का, कि आज वो स्वस्थ हैं, जीवन में चल फिर रहे हैं। और इस बात को डॉक्टरों ने भी चमत्कार माना, वो ठीक हो गए। और जैसे आनंद राव जी थे महाराष्ट्र से, इनको जॉइंटिस हो गया था, लीवर लगभग ये सोच लीजिए कि 70% खराब हो गया था। और 70% लीवर खराब होने के बाद लगातार दवा चल रही थी और उनको 5 साल से ये परेशानी थी, जॉइंटिस की, पीलियस की। उन्होंने संपर्क किया, मुंबई से थे। जब संपर्क किया और वो एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की, उनसे इम्यूनिटी पावर में वृद्धि हुई। आज वो भी स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, आनंद है, खूब ठीक हो गए। एक नाम और है जिन्हें कानपुर से थे, वो अशोक सिंह जी, उन्हें ब्लड कैंसर था। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दवा करा पाए, हाथ उठा रहे थे लगभग। और वो बड़ा चमत्कार हुआ। ये मैं इस चीज को बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ माँ भगवती काली का, कि उनका मैंने जो अभिषेक किया है वो गुड़हल के पुष्पों से अभिषेक किया नवरात्रि में। और जब गुड़हल के पुष्पों से अभिषेक करता था तो उनका एक पराग निकलता था, उन पुष्पों का थोड़ा समय पराग ले लेता था और उससे टीका लगाता था उनको, और वो रखता गया हमने, और उससे मैंने टीका लगाया और कहा कि अब जांच कराइए। तो उन्हें उसके बाद इतना रिलीफ मिला कि आज पूरी तरीका से स्वस्थ है, कहीं भी कोई ब्लड कैंसर है, पूरी तरीका से स्वस्थ। बड़ा चमत्कार। ये आप सोच लीजिए कि गुड़हल के पुष्पों के पराग से देवी मैया ने उसमें केवल मुझे एक संकेत दिया कि इनके पराग का जो पुष्प का पराग होता है उसका टीका लगाइए। तो मैं अभिषेक करता था, उसका टीका उन्हें लगाने के लिए मैंने दे दिया ऊपर, उससे उन्हें टीका लगाया। उसमें रौली मिश्रित था थोड़ा सा, और वो जो अभूतपूर्व चमत्कार हुआ वो मेरे भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा चमत्कार वो माँ भगवती की कृपा थी।
इस तरह के जो आपने बताया अभी, इस तरह के कई महात्मा भी दावे करते हैं कि हमने चमत्कार किया और हमने उसको ठीक किया, लेकिन आज तक मैंने तो नहीं देखा। तो आज आप स्टूडियो में आए मेरे पॉडकास्ट में, तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति को मैंने बुला के रखा इसी के लिए जी कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको, तो हम देखना चाहेंगे, दर्शक भी देखना चाहेंगे कि आप किस तरह से उसको हील कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आज हम वो सब देखेंगे, तो मैं आपकी आज्ञा से उसे बुला सकता आपने उनको बुलाना चाहूँगा तो देखना चाह रहे हैं जी लाइक here bit is pricing कुछ प्रॉब्लम्स शरीर में पेन है आपको कमर से कि ये 2.5-3 वर्षों से ही लगा था। हाँ लग राइट हैंड में क्या दवा आपने काफ़ी ली है? रिलीफ कितना आपको परसेंट होता है? थोड़ा बहुत होता है, लगता है दवाई खाते हैं और जैसे दवाई खाना बन रहा है उत्तर अभी है। हाँ अभी हूँ। चलिए मैं इनको एक एनर्जी प्रोवाइड करता थोड़ा सा देता हूँ और फिर लाइव में देखते हैं कि इनको कितना आगा। आप ना बिल्कुल सच सच बता रहा, मेरे तरफ मत बोल रहा, जो है जिससे लोग दर्शक भी देख सके कि हाँ वास्तव में ये क्या है। अब वो क्या चमत्कार होगा मैं अभी कोशिश करता हूँ। खड़े हो देख तुम Proporea, simno, boleh. ऊपर एक हाथ उठाएं, सामने करें, हाथ सामने सीधा हाथ करें, ऐसे डाउन करें, हाथ नेत्र बंद करें, लेफ्ट हाथ उठाएं, सीधी करें, डाउन करें, नेत्र खोलें, थोड़ा सा चल के देखे कैसा आराम लगा है, कैसा महसूस हो रहा है? काल मिला है आपको? कितना परसेंट में महसूस किया है? मेरे कहने से नहीं, अपने मन से बताना, क्योंकि ऑडियंस देख रहे हैं। कितना आराम हुआ अभी तक? अभी जो मैंने अभी एनर्जी दी तो क्या कुछ आराम मिला आपको? दबाव 50% आराम से। ये सब बोले मेरे कहने से आपको नहीं, इससे अगर लगा है तो रियल बोलो, नहीं लगा तो बिल्कुल मना कर दो कि नहीं। 50% आराम हुआ तो क्या ऐसा दवा खाने पे इतना आराम हो कभी? नहीं सकल। तो अच्छा मानते हो? हाँ, आपको कम से कम 3 बार और इस प्रकार की एनर्जी अभी आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी एनर्जी की, ठीक है ना? और ये पूरी तरीके से मिट जाएगा, और जब मिट जाए तो आप जरूर फिर बताना, ठीक है? ओके, ऐसे